है, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी साहब है और वो साबिक सदर भी हैं पाकिस्तान के। आप उसको लाइक करें, आप उसको डिसलाइक करें, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स ड्राइवर्स हैं उस हवाले से। लेकिन जब हम जरदारी साहब की जो है वो नाम लेते हैं, तो काफी जो है ना वो उसके हवाले से जो है ना पाकिस्तान में मिसपरसेप्शंस हैं या जो है ना डिफरेंट जो है वो लोगों की डिफरेंट राय के बारे में, और उनको एक कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत समझा जाता है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जो पॉलिटिशियन है ना, वो दुनिया का करप्ट तरीन पॉलिटिशियन भी एक बेहतरीन आमिर से बेहतर होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन के जो जमहूरी जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें हमारे हमारे जो फंडामेंटल हमें राइट्स मिलते हैं, जो एक डिक्टेटर के दौर में हमें नहीं मिलते, और वो अपने आप को इम्पोज कर देता है हमारे ऊपर। तो मैंने सोचा उस हवाले से ये जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो शख्सियत है, उनके इर्द गिर्द जो ये कंट्रोवर्सीज हैं, जो बातें हैं, उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, या इन हकीकत और फसाने के दरमियान कोई बीच में कोई और कोई चीज है, तो उस हवाले से मैंने आज जो है वो प्रेस की थी। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब से इनका ताल्लुक मरी से है। डॉक्टर साहब जो है वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मुहक्किक भी हैं, और इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर इनकी पीएचडी है। तो मैंने सोचा इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं है कि हम आसिफ अली जरदारी की जो शख्सियत है हम उसको एक्सप्लोर करें, उसकी जो ब्राइट साइड है, उसकी जो डार्क साइड है, और जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, उस हवाले से हम इनसे जो है वो डिस्कस करें। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आसिफ अली जरदारी कौन है, क्या है, हकीकत में क्या है, या इनके इर्द गिर्द कितना फसाना है, या बीच में कोई चीज है? क्योंकि हम जब उनका नाम लेते हैं या सुनते हैं, तो हमें जहन में करप्शन आती है, हमें जहन में कोई अच्छी बातें नहीं आती। तो आप क्या देखते हैं, क्या वो कॉन्टेक्स्ट है, क्या वो चीजें हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है या झूठ है या क्या है? Thank you very much, Master, especially for your kind words to me. देखिए, पॉलिटिक्स एक बड़ी वसी गेम है। आप बहुत अच्छा जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक के अवाम के मफादात को ज़हन में रखकर साइंटिफिकली इंटेलेक्चुअली बैठ कर बनाई गई थी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फिकार अली भुट्टो को उस पार्टी का पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया। मैं कल देख रहा था, एक बार जरदारी साहब पे आने से पहले एक जुमला मैं आपसे शेयर करूं कि आज पाकिस्तान में हर कोई ये कह रहा है कि जी गरीब लोगों से टैक्स लेकर अमीर लोगों की याश पूरी की जाए। मेरा ख्याल सोशलिज्म की सबसे बेहतरीन तारीफ यही है कि उन तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर बर्डन शेयर करना चाहिए। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को बुनियाद बनाकर एक पार्टी बनी थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब से आसिफ जरदारी से शादी हुई, आसिफ जरदारी साहब उस दिन से मातूम है। आपने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है कि द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कि एक बहुत मजलूम पॉलिटिशियन है पाकिस्तान, कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अभी हमने देखा कि रिसेंटली लोग जेलों में जाते हैं तो 2 दिन के अंदर उनकी तस्वीरें आती हैं, हालांकि मीडिया में लगा होता है और सबके सामने उनको लेके जाया जाता है और वो बड़े हीरो बन के जाते हैं, फिर भी मीडिया चीज रहा होता है कि फिलहाल के बच्चों की तस्वीर। आसिफ जरदारी इस मुल्क का वो पॉलिटिशियन है जिसने अपनी जिंदगी के कीमती 13 साल जेलों में गुजारे, अपने बच्चों से दूर। दुनिया की एक खूबसूरत, दुनिया की एक बहुत टावरिंग शख्सियत उसकी बीवी थी, उसने अपनी जवानी उसकी गुजारी। तो और फिर अलमिया ऊपर से ये हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि अगर जरदारी साहब बेगुनाह है तो उनकी जवानी के इन सालों का हिसाब कौन दे। तो हकीकत यही है कि पाकिस्तान की किसी अदालत में आसिफ जरदारी पर कोई केस कभी सामने। देखिए, वो तो बिल्कुल फैक्ट है कि अदालतों से जो करप्शन के केसेस हैं उन पे क्या बाकी जो सियासतदानों पे लगाए जाते हैं, किसी पे भी साबित नहीं होता। अब नहीं, अच्छा अच्छा, अब ये नहीं है कि कोई सियासतदान जो है वो करप्शन नहीं करते होंगे या सारे के दूध के धुले में, लेकिन द पॉइंट इज कि करप्शन को यहाँ पे एक टूल के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे पूछूंगा, देखें जरदारी साहब जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में एक मिक्स एक शख्सियत है। ठीक है, उनके क्रेडिट पे काफी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। जैसा कि मैं क्योंकि खुद मेरा सिंध से ताल्लुक है, तो मुझे पता है कि जब बेनजीर की शहादत के बाद वहां पे क्या हालात थे, एक सिविल वॉर वाली कैफियत थी उस वक्त। ये नारा लगाना कि पाकिस्तान खपे, तो ये बहुत बड़ी एक बड़ी पार्टी का सरबराह और उसका जो वारिस है, जो तो ये उन्होंने जो है ना जो है ना पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ जाने से रोक दिया। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है 18वीं तरमीम है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को किसी ने
स्ट्रक्चरली लिमिट करने की उसके रोल को कोशिश की, तो वो 18वीं तरमीम। लेकिन वो उनका एक दूसरा एक पहलू भी है कि सियासी जोड़ तोड़ में, ठीक है, अभी हालिया भी आप देखें कि साबिक संग्रामी साहब का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, वहां पे उनका जो रोल था, तो ये फिर एक जो है ना वो जमहूरी रोल भी प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कभी कभार वो जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर भी जो है ना वो गेम्स खेलते हैं। देखिए उमर साहब, एक कॉमन लोगों की परसेप्शन होता है, आम लोगों की एक राय होती है, एक इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक राय होती है। मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में था और वहां से वो पॉलिटिक्स में, उस वक्त पाकिस्तान में कोई और पॉलिटिकल रास्ता, कोई यहाँ कोई सोशलिस्ट तहरीक चल रही थी, कोई डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई जमहूरी तहरीक थी, रास्ता ही कोई नहीं था। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 10 साल के बाद अयूब खान ने, जो एक आमिर था, उसने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, रास्ता बंद हो गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उठाकर उसने जेल में डाल दिया, बैन कर दिया। तो लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जो जानते हैं, हम जिस तरह बतौर एकेडमिशियन के देखते हैं, वो तो 68 और 69 की जो मूवमेंट थी, जो पाकिस्तान के मजदूरों किसानों ने उठाई थी, उस तहरीक के नतीजे में जुल्फिकार अली भुट्टो उस भुट्टो को, वो तो हम जानते ही नहीं वो कौन भुट्टो था जो यूपी कहता था, हुआ होगा। भुट्टो तो वो है, देखिए एक शख्स नहीं होता, लीडर जो होता है उसका लीडरशिप का रोल देखा जाता है कि तारीख में उसका किरदार क्या है। जरदारी साहब के बारे में आप कह रहे हैं, छोड़ दो, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को काम करने दिया? क्या यहाँ पे लीडरशिप को मारा नहीं गया, फांसियां नहीं दी गई, कोड़े नहीं दिए गए? 86,000 लोगों को पाकिस्तान में कोड़े, जेल, कैदे काटनी थी। तो यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। मसला आप नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के उरूज में और इमरान खान के उरूज के दौर में इस मुल्क से बाहर गए थे बीमारी की बुनियाद पर। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया कह रही है कि बीमारी नहीं थी, उनकी तो जान को खतरा था, तो एक निगोशिएशन, एक डील के लिए लेकिन सुनिए एक दूसरी, जब हमने देखा कि पहले जब मुशर्रफ मार्च, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर नहीं गए? क्या आज इमरान खान मुख्तलिफ हलकों से डील करने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए यह सर्वाइवल नहीं है। और जरदारी मैं कहता हूँ कि वो पॉलिटिशियन है इस मुल्क का जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, उस वक्त रास्ता निकाला। हमारे यहाँ ये जो कहा जाता है ना कि जी करप्ट है, बंदे मार रहा है, बेनजीर को कत्ल करवाया है, ये अपनी अपनी सहूलत के लिए कहा जाता है। मसाल किसी आप लीजिए, क्या शहबाज शरीफ ने खड़े होकर स्टेज पे नहीं कहा था कि मैं जरदारी को नवाब शाह, कराची और लाहौर की गलियों में घसीटूंगा? मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं, हम तुमसे छीनेंगे। ठीक हो गया। क्या पंजाब असेंबली के अंदर आसिफ जरदारी ने एक रोल प्ले किया? तो मोहम्मद अहमद खान जो PMLN का पंजाब का एक बड़ा सैन लीडर है, उसने नहीं कहा कि एक जरदारी सबके बारे। ये अपनी सहूलत की बात है। उस वक्त जरदारी को सूट नहीं करता था, उनकी जमीन खेच रहा था, इसलिए उसको गालियां देते। अब जरदारी उनके लिए बड़ी फेवरेबल थी। पाकिस्तान में एक लहर आ गई थी कि एक जरदारी सब पे पाए। जरदारी तो वही है। लेकिन देखें, इसमें आपने खुद भी जो है वो फरमाया कि जो है जब एक इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जब सियासतदान को यूज करती है, वो तभी यूज कर पाती है जब दूसरा सियासी टोला इस्टेब्लिशमेंट का रायकार बन जाता है, फिर ये भी हमें रोल नजर आता है। ठीक है, तो उसमें फिर जो है ना जो 2018 के बाद जो जरदारी साहब का भी रोल है, बलूचिस्तान की जो थी गवर्नमेंट, उसके बाद सारे सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं, ठीक है, तो ये फिर सियासतदानों का भी तो कुछ कसूर है ना। ठीक है, आपकी एग्री करता हूँ कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना एक पाँव है उनके जो है वो गर्दन के ऊपर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं, जब देखें जरदारी साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो कोई सियासी कैदी नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि 5 सालों में एक सिंगल कैदी, 5 साल तक पाकिस्तान की। देखिए एक सिर्फ ये बात नहीं है, आप जरदारी साहब को और भी क्रेडिट दीजिए। पाकिस्तान देखिए जमहूरियत क्या होती है, दूसरे को रास्ता देते, आप सारे डिक्टेटरशिप, आप सारी ताकत अपने पास रखते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मॉडर्न दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि आसिफ जरदारी ने पूरी की पूरी जो पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास, जो कंसंट्रेट कर ली थी जनरल मुशर्रफ ने बतौर डिक्टेटर थे, वो उन्होंने वॉलंटरली पाकिस्तान के आवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल किया। ये बड़ा आसान होता है, यहाँ कोई कौंसलर का सीट नहीं छोड़ता, और सदर पाकिस्तान होकर वो बेख्तियार अपने आप को बनाया, पाकिस्तान के आवाम के नुमाइंदों को बांटता है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है जो प्रो अवाम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। ठीक है, उसमें उनके साथियों की सपोर्ट रही है, खाली तरमीम में मियां नवाज शरीफ साहब का एक रोल है। और जमहूरियत जो होती है हमारे साथ वो रास्ता निकालने की बात होती है। जमहूरियत स्टबन होकर जबरदस्ती अपनी राय मुसल्लत करने को नहीं कहती। और इससे ज्यादा आर्ट मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी से इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो रास्ता निकाल सकती है, जो आगे बढ़ सकती है। आप खड़े हो जाए, मतलब ये कोई
कोई जरदारी साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करें? ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी है ऑफ कोर्स जिससे कोई लॉन्ग टर्म में मुल्क को फायदा होगा। ऑफ कोर्स फायदा होगा कि जब तक देखिए जमहूरियत का सफर चलता है। आज हम खड़े होकर हमारे स्टूडेंट्स बात करते हैं, बाजार में लोग बात करते हैं, लोग जमहूरी इंस्टीट्यूशन की लीडरों की और गैर जमहूरी कुतुब का कंपैरिजन करते हैं। ये कैसे हो कि जब आप बेनजीर भुट्टो का मर्डर इस मुल्क में कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली बात नहीं, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि सिंध जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। सिंध का आम आदमी इंटेलिजेंसिया सिंध के खिलाफ हो गई थी कि हमारे तीसरे प्राइम मिनिस्टर की पिंडी से लाश आई। उस वक्त आसिफ जरदारी की सीरत कर लेते थे, उसका दिल टूटा हुआ था, उसके बच्चों की मां की लाश पड़ी। आप उसकी जो मर्जी करें, वो तो उसकी बीवी थी ना। आप जरदारी को बुरा करें अच्छा करें वो आपका मसला, लेकिन आप अपने आप को अपनी फैमिली को ध्यान में रखते सोचिए कि वो बेनजीर भुट्टो की लाश उसके लिए क्या मैटर करती थी। उसके 3 उस वक्त मासूम बच्चे वहां कब्र पर खड़े होकर कहते हैं कि ये कोई नारा ना लगाएगा, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। ये मतलब है ना पाकिस्तान का। लेकिन आपने उसका मजाक बनाया पंजाबी मीडिया में, आपने यहाँ उसके टोटे बनाए कि खपे खपे खपे। उनको क्या पता है कि सिंधी में खपे का मतलब होता है कि चाहिए। खप्या का मतलब सिर्फ चाहिए, उर्दू ना बताएं बतौर सिंधी हमें बताएं कि उस वक्त इस लफ्ज की अहमियत क्या है। अहमियत तो बहुत जो है उसकी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपने जो है ना बीबी शहीद के असैसिनेशन की बात की, तो ये भी लोग इल्जाम लगाते हैं कि जी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने उस केस को उस तरह प्रोएक्टिवली परस्यू नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको बात बताऊँ कि मैं जाती तौर पे बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के और एक ऑब्जेक्टिव, देखिए लहरों के साथ बहना ये कोई बात नहीं है। सारे जरदारी को गाली देना शुरू हो जाते हैं, मैं भी गाली देना शुरू हो जाता। सारे कह रहे हैं कि फलां, ये कोई आप साइबल राय नहीं है, आपको राय बनानी है लोगों की, आपको हकायक तक पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव। लोग आपको गालियां भी देते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप टू द पॉइंट होते हैं, आप किसी मीडिया कैंपेन में जो है ना बह नहीं जाते, सुनी सुनाई बातों में नहीं होते। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के आसिफ जरदारी ने जो चंद बड़े काम किए उनमें अहम तरीन काम 18th अमेंडमेंट और फिर बलूचिस्तान और उसके साथ एक अहम तरीन काम बेनजीर भुट्टो के कत्ल को प्रूव करना। आपको अगर बेनजीर भुट्टो के एक आम आदमी प्लेइंग टू द गैलरीज के आम आदमी को मुतासिर करने की गुरबानी ने कुछ भी नहीं किया। किसको नहीं पता कि बेनजीर भुट्टो को किस बालादस्त वेब है जो पावर का अक्रॉस द ग्लोब वो उसका निशाना बने। आसिफ जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई उंगली भी, अगर पाकिस्तान की हुकूमत बैठकर ये कहती कि फलां जनरल मुशर्रफ का रोल है, फलां का रोल है, फलां का रोल है, उस पर भी ये जो लोग आज बेनजीर भुट्टो के बड़े सगे बन रहे हैं कि उसके कत्ल का प्रूफ जरदारी ने नहीं किया, वो यही लोग चीख चीख के कहते हैं कि उन्होंने इंतकाम लिया है किसी फौजी से, किसी पुलिस वाले से, किसी अपने मुखालिफ पार्टी से, किसी मजहबी ग्रुप से। आसिफ जरदारी साहब ने, चूंकि जरदारी साहब एक ज़ीरक इंसान है, उन्होंने उस केस को अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुल्क के छोटे मुल्क के सदर को उस कमीशन का सरबराह बनाया। आप उसको जरा रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जरदारी ने उसको काम किया कि नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि अच्छा ये जो मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जो पब्लिक परसेप्शन है, ठीक है, अब वो ठीक है गलत है, ठीक है, वो लोग आपको सुनेंगे और खुद ही फैसला करेंगे। अच्छा, दूसरा एक ये भी एक जो है परसेप्शन है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया कर दिया और पंजाब जो है ना यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बर्थ प्लेस है और एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था जो है वो पीपी का बहुत बड़ा एक यहाँ पे लेफ्ट तबका मौजूद है जो उसकी वजह से एलिनेट हो गया। तो इसमें कितनी है कि क्या जो है वो जरदारी साहब ने खुद ग्राउंड सरेंडर किया, कंसीड किया, या उनको पीछे धकेला गया, या उनकी 30 साल से हमारे साथ 30 years is a very considerable time in the history of the country। 30 साल से एक आदमी को अरबों रुपया खर्च करके उसको विलन बनाने की कोशिश की, 30 साल तक। और जरदारी साहब ने कभी उस कंपेन का जवाब दिया। पीपल्स पार्टी पैसा लगाकर मीडिया में जरदारी की इमेज बिल्डिंग नहीं है। एक दफा जरदारी किसी अच्छे सेंसिबल आदमी को इंटरव्यू देता है तो जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है वो शर्मासा होता है, ये आदमी लॉजिकल बात कर रहा है, इस आदमी के पास विजडम है। 30 साल आपने उसको जेलों में भी 15 साल रखा, आपने उसकी किरदार कुशी की, मीडिया ने खौफनाक मुहिम चलाई कि खा गए लुट गए, खा गए लुट गए, कहीं कोई साबित नहीं। आप मुझे कहते हैं कि तुम लूट के खा गए, भाई आपके कहने से मैं लुटेरा तो नहीं बन जाऊंगा। तो एक रियासती सतह पर शख्स की किरदार कुशी की गई, जब जब उसको स्पेस मिली उसने अपने आप को बड़ा साबित, उसने अपने आप को ज़ीरक साबित किया। मुझे ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि पंजाब में आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सरेंडर किया, उनसे जरा मुझे पूछ के ये बताएं कि बेनजीर भुट्टो के दौर में पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कितनी दफा हुकूमत बनाई। 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई।
पाकिस्तान की रियासत में कुछ लोग हैं, पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल जो सेटअप है उसने ये बात डिसाइडेड है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब नहीं था। देखिए आपने अपने सवाल में ये बात की थी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को प्रो अवाम बनाने में जो कुछ भी हमारे आइन में मौजूद है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, वो भुट्टो का है, बेनजीर का, जरदारी। लेकिन देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जो देखिए एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो तो ओवरऑल एक एंटी डेमोक्रेसी का है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन एक जरदारी साहब ने खुद फरमाया था कि जी जो है रेफरेंडम था ये जो लोड शेडिंग की वजह से, ठीक है, तो गवर्नेंस का भी तो रोल होता है ना, जब आप आवाम आपसे पब्लिक ओपिनियन ये जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। देखिए एक और बात को समझिए, आप ह्यूमन सिक्योरिटी, ये भी पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। पंजाब में दो तीन चीजें देखी जाती है। आपने जो ये कहा कि लोड शेडिंग, सवाल ये पैदा होता है कि जनरल मुशर्रफ से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इनहेरिट किया तो ये इमरान खान साहब जो मौजूद बड़े मालूम आजकल वो भी कह चुके हैं कि इस मुल्क में जो बिजली बनी है वो बेनजीर भुट्टो ने IPPs लेके आई या नवाज शरीफ ने वादे किए। मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली दी गई, तो मुशर्रफ के दौर में गुजारा चल रहा, अचानक जरदारी के दौर में बिजली कहाँ है? ठीक है ना, ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हुआ कि इधर से मुशर्रफ के हुकूमत क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, क्राइसिस बिल्डअप हो रहा था, एक आर्टिफिशियली क्राइसिस बिल्डअप किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फेल करने के लिए। अब आप फौरन सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन पीपल्स पार्टी हुकूमत को क्यों फेल करना चाहता? इसलिए फेल करना चाहता था कि पाकिस्तान के अवाम को बालादस्त तबकात से ताकत को लेकर जितना थोड़ा बहुत, चाहे उनसे भीख मांगकर, चाहे उनके खिलाफ कोई स्ट्रगल करके कोई अवाम को अगर कोई राइट्स मिले तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए। ये बात आप ज़हन नशीन रखें। स्ट्रक्चरल रोल है, मियां नवाज शरीफ साहब ने सड़कें बनाई, मोटरवेज बनाई, मेट्रो बनाई, व्हाटएवर, और बिजली के वो कारखाने जो सारे के सारे आप मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट देते हैं माजरत के साथ, उसमें बहुत बड़ा रोल उन जो पावर के प्रोजेक्ट्स किए जो आसद जरदारी और यूसुफ गिलानी के दौर में इनिशिएट हुए, उनका फल देना जो है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में है। ये विंड पावर एनर्जी किसके दौर में इनिशिएट हुई? इसी तरह हब में जो एक्सटेंशन हुई वो किसके दौर में? वो आसद जरदारी ने उसकी बनाई थी। हाँ ठीक है, वो अपने दौर में मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन मैं एक जाती, ये हमारी बात उसी तरफ चली जाएगी, एक जाती मैं आपको बात बताता हूँ कि जरदारी साहब के दौर में एक इजलास हुआ जिसमें ये पूछा गया कि उनको बताया गया कि बिजली के कारखाने जितनी उनकी कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो भी नहीं बना। पता चला कि वो एक ग्रेटर कंस्पिरेसी का हिस्सा कि पाकिस्तान की पार्टी को पेटेल दे दे, और ये सही कहा आपने और जरदारी साहब ने भी सही किया, तो उसका फल पंजाब में आपको भुगतना पड़ा। लेकिन ये आप ज़हन नशीन रखें कि पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 70 के बाद नहीं लेने देगा, क्योंकि इतना बड़ा वसाइल अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए, आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें पीपल्स पार्टी के, अगर आप पीपल्स पार्टी की हमायत में आप मेरे सामने बोलेंगे तो मेरे पास 2800 दलीलें हैं। अच्छा अभी आप क्या फ्यूचर, ये जो एक डेवलपिंग एक मंजरनामा है सियासी 2023 की जो इंतखाबात हैं, अल्लाह करे वो अपने टाइम पे हों, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप नहीं, बड़ी बात है। देखें आइन और कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कोई चीज होती है, कोई भी जीते, मैं कहता हूँ कि इमरान खान जीते। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब में ओवरऑल मुल्की मंजरनामे पे जो आगे मुराद अली शाह आपके संग के वज़ीर आला चीजें, आप जितना मर्जी उनके खिलाफ बात लिखें, लेकिन आप मुझ पे क्रिटिसिज्म करेंगे तो मेरे जूते ठीक नहीं, मेरे पैंट ठीक नहीं, मेरा कोट ठीक नहीं, आप पॉजिटिव देखेंगे तो आपको बहुत सी पॉजिटिविटी लगता है। पाकिस्तान की नहीं, इस खित्ते की जो मॉडर्न तरीन हॉस्पिटल्स है वो सिंध हुकूमत ने बनाए, NIC भी आपको पता है, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, कश्मीर से, KP से, हिंदुस्तान से तो काफी काम किया, ठीक है, और अक्रॉस तबके ने काम किया। क्या खेत से मंडी तक सड़कों के लिए काम नहीं हुआ? क्या कराची सिटी में सड़कें नहीं बनी? क्या बेनजीर बस्ती के तहत वो जो 12 एकड़ बेवा लोगों को जमीनें नहीं दी गई, वहां पे उनको बीज खाद 1 साल के लिए फ्री नहीं दिया गया? आप बताइए, 12 लाख के करीब लोगों को खाते गुर्बत से निकालकर ऊपर लाया। पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि एक सूबे का CM लोगों को नजर आया कोई काम करता हुआ, हमारे पंजाबी मीडिया ने, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात की, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पुअर्स ऑफ द पुअर्स जो है उनको थोड़ा सा जिंदगी में, फिर आप थर को देखें, इतना बेचा गया हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, थर में बच्चे मार गए, थर में मार गए, थर में बर्बाद, थर में। इस वक्त थर के अंदर जो सड़कें हैं, जो जो बख्तावर बीबी एयरपोर्ट, बख्तावर बाय द वे जरदारी साहब की बेटी का के नाम पे नहीं, वो सिंध की एक जो बड़ी सूफिया में से एक औरत है उनके नाम के ऊपर है, वो बख्तावर एयरपोर्ट है सिंध, वहां पे लोगों को 50 किलो गंदम फ्री दी जाती है थर के, जो इंतहाई गरीब लोग हैं। उसी थर के अंदर 600 बच्चियां जो हैं वो ट्रेनिंग करके थरपोल के प्रोजेक्ट में
टेम्पर चला रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा है, बेशुमार और लोगों ने लिखा कि वो चला रही हैं और उनको 50 से 60 हजार रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, जो वहां पे बहुत बड़ी रकम है। हर रोशन नहीं तो फिर खुशहाली अगर उन्होंने इतना काम किया है वहां पे डेवलपमेंट और जो है ना सोशल सेक्टर में, तो ये फिर नजर क्यों नहीं आता? देखिए, ये भी अच्छी बात है। क्या मुझे दो चीजें इसके आपके सवाल वो में सेल सेल नहीं कर पा रही पीपल्स पार्टी? एक बात देखिए, एक मसाइल पीपल्स पार्टी के लिए वो है जो उनके पास में नहीं है, वो हमारी एलिटिस्ट जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है उनकी तरफ से, उसमें कोई पार्टी कुछ कर नहीं सकती आज तक ग्रेजुअली इंस्टॉल करे। 40% प्रॉब्लम्स हुआ है जो पार्टी ने खुद पैदा किए। उनकी मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, सेकंड ईयर के ऊपर लीडरशिप बहुत सारे कमजोर लोग आ जाते हैं, इसी सवाल जियाला ये देखो नीचे जो हाँ, उसको दरमियान में जो सेकंड ईयर आ गई है, मैं जरदारी साहब को ये भी मैं अप्रिसिएशन दूंगा कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बार थी उनके ऊपर। आपको पता है कि कोर्ट ने नोटिस किया था कि ये बराह रास्त अपने जेलों से मिलते हैं करते हैं, वो हमारे सदर में हर जिले के जेलों को मिलाकर बराह रास्त उनसे नेगोशिएशन करते हैं। लेकिन सिस्टम ने उस शख्स को बदनाम इतना किया हुआ था कि जेलों को ट्रस्ट नहीं करते, वो समझते थे कि शायद ये बेनजीर के कत्ल में मुलव्वस है। देखिए, परसेप्शन बड़ी पावरफुल चीज है, रियलिटी उसमें तब जाती है। और बिलखसूस जिस दौर में हम रह रहे हैं, जो मीडिया और सोशल मीडिया कहते हैं ना कि इट इज द स्टोरी दैट मैटर्स। आज की रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन स्टोरी मैटर करती है। बस इमरान खान देखिए, परसेप्शन बेच रहे हो। उस शख्स ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पता है इस तरह जा रहा है जिस तरह। अच्छा, अभी 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 क्या देख रहे हैं? आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि अभी क्या फ्यूचर पीपल्स पार्टी का? मेरा ये ख्याल है बात साहब, बड़ा मैं बतौर स्टूडेंट हिस्ट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर मैं देखूं, तो आप जब भी पाकिस्तान में बड़ा क्राइसिस, जब भी पाकिस्तान की रियासत का रास्ता रुक गया, पाकिस्तान की मैशत वहां पहुंच गई कि जहां से उसके निकालना नामुमकिनात में से चला गया, तो हुकूमत पीपल्स पार्टी के वाले, ये तारीख का सबक। जनरल यही खान ने जब पाकिस्तान तोड़ दिया, पाकिस्तान की 12-10 हुकूमतों ने निकलबी बहस में, तो पाकिस्तान की हुकूमत यानी 60% आपका रेवेन्यू जनरेट होने वाला इलाका से ज्यादा हो गया। आपकी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से आपके बहुत सारे मिसाइल वहां जाया हो गए। आपकी 1.25 लाख के करीब आबादी, जिसमें 95,000 के करीब आपके फौजी थे, वो इंडिया की जेल में थे। आपने भुट्टो को पाल दी, उसने पीसेस चुनकर पाकिस्तान को खड़ा किया। 5 सालों में जो इकदाम भुट्टो ने किए, इंसानी अकल हैरान रह जाती है। वो शख्स करता क्या था? तो बैरून मुल्क 17-18 लाख लोगों को उसने भेजा, रातों रात पासपोर्ट बनाया, आइन बनाया, टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। आपने चश्मा पावर प्लांट की बुनियाद रखी, कराक्रम हाईवे, स्टील मिल कराची, इन सो मेनी मॉडर्न पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल बुनियाद पर अभी अभी इस पे 77 में मार्शल लॉ लगाकर उस प्रोसेस ऑफ चेंज को रोका गया। 11 साल के जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ में आपने दहशतगर्दी, फ्यूचर मैं वही बता रहा था, उस दहशतगर्दी की जंग में अफगानिस्तान में आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। हुकूमत आपने बेनजीर के हवाले की, जरा सा स्टेबिलिटी आने लगी, आपने उसकी हुकूमत ले ली। अब भी जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ खत्म हुआ, तो हुकूमत आपने पीपल्स पार्टी की। फ्यूचर क्या है? मेरा ये ख्याल है कि क्राइसिस है, इस क्राइसिस में पीपल्स पार्टी की अपॉर्चुनिटी, मुश्किल और बिल्कुल अनगवर्नेबल पाकिस्तान फिर पीपल्स पार्टी का मालिक। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? इंसान में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ उसकी एक डार्क पहलू भी होता है, क्योंकि इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये सियासत जो है वो एक ग्रे एरिया का नाम है। ना सियासतदान कोई फरिश्ता होता है, ना सियासतदान कोई इविल होता है। कोई सियासतदान अगर अच्छा काम करता है, उसकी कोई अचीवमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि जो है वो जरदारी साहब के 18वीं तरमीम बेनजीर के एसोसिएशन के बाद पाकिस्तान फतेह का नारा लगाना, जीबी जो है वो बिल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रिकंसिलिएशन की सियासत, कोई भी उनके दौर में सियासी कैदी नहीं था। दिल्ली में पाकिस्तान की तारीख नहीं था। और दूसरी तरफ उनका जो रोल है, जिसपे लोग तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ अभी जो 2018 के इंतखाबात के बाद और दूसरी चीजों के हवाले से, तो यह है कि जो अच्छी चीजें वो करें पॉलिटिशियन, उनको आप अप्रिशिएट करें, और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो आपको जमहूरी राइट है कि आप उस पर तनकीद करें, लेकिन जो तनकीद है वो अखलाक और तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। आजकल जिस तरह एक हम तनकीद करते हैं